अरे क्या। तो चैप्टर में जो तीन टर्म है, वन इज गवर्नमेंट, सेकंड वन इज बजट, थर्ड वन इज इकोनॉमी। तो टू स्टार्ट विथ गवर्नमेंट, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो पढ़ा, और सर्कुलर फ्लो में एक अलग से सेक्टर ही है गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। एवरी इकोनॉमी जो रियलिस्टिक इकोनॉमी है, उस रियलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट है। विदाउट गवर्नमेंट यू कैन नॉट हैव एन इकोनॉमी ऑपरेटिंग। नाउ व्हाट इज दिस गवर्नमेंट? Government is a non-profit making institution. Government is what? It's non-profit making institution. इसका काम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। क्या है? इसका काम इकोनॉमी के डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमी को ग्लोबल ग्लोबल पिक्चर में रखना, यही गवर्नमेंट का काम है। तीन तीन चीज मैंने बताया। पहला क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा सोशल वेलफेयर। तीसरा क्या? तीसरा क्या? ग्लोब पिक्चर में इकोनॉमी को प्रेजेंट करना, यही काम है गवर्नमेंट का। बजट क्या है? बजट जैसा आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, बजट इज अ टाइप। बजट क्या है? बजट इज अ टाइप ऑफ प्लान। और बजट बेसिकली एक सिंगल यूज प्लान है। इट्स अ सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब एक बार आपने बनाया, काम खत्म हो गया। राइट। तो यहां पर हम लोग जिस बजट की बात करेंगे वो गवर्नमेंट बजट होगा। चैप्टर का नाम ही है गवर्नमेंट बजट। कंपनियां भी बजट बनाती हैं, हाउस होल्ड्स भी बजट बनाते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग जिस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विच बजट? गवर्नमेंट बजट। और आखिरी में इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमी एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। राइट। तो आप एक देश को इकोनॉमी कह सकते हैं। और बेसिकली जब आप इकोनॉमी कहते हैं, तो इकोनॉमी का मतलब हुआ कि एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जहां पर हम लोग सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जहां से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को फोरसी कर सकते हैं। राइट। जैसे आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है ना आपने। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर था, है ना। स्ट्रक्चर कहने का मतलब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप था। तो उसी तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जहां पे इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक प्लान्स को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं।
right? So government budget and economy. So what is government budget? To start with the chapter, the first is government budget. क्या है गवर्नमेंट बजट? एक ऐसा बजट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाए, सिंपल, ये कोई भी दे सकता है। एक ऐसा बजट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाए एंड ये गवर्नमेंट के रिसेट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है रिप्रेजेंट? गवर्नमेंट के रिसेट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ये रिप्रेजेंट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ गवर्नमेंट बजट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट बजट। गवर्नमेंट बजट प्राइवेट बजट से डिफरेंट कैसे है? कौन बताएगा? एनीबडी हु कुड आंसर? गवर्नमेंट बजट और प्राइवेट बजट में बेसिक डिफरेंस। गवर्नमेंट बजट सोशल वेलफेयर के लिए और देखिए, एक आंसर जो आया कि गवर्नमेंट बजट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए, अग्री टू इट। प्राइवेट बजट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए। किसके लिए है? प्रॉफिट मेकिंग के लिए। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको समझना है। जो प्राइवेट बजट है वो पहले आप अपने लिए किसको देखते हैं? एक्सपेंडिचर, पहले अपने इनकम को देखते हैं कि मेरे पास सोर्स कितना है और उस रिसोर्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं, राइट? लेकिन सरकारें क्या करती हैं? जब बजट बनाती हैं तो वो अपने रिसोर्स को, अपने रिसिट को, अपने इनकम को नहीं देखती। पहले वो खर्च करती हैं, खर्च का एक विवरण बनाती हैं और फिर उसके हिसाब से वो रेवेन्यू जनरेशन की बात करती है। बेसिक डिफरेंस इज दिस। जब आप किसी भी गवर्नमेंट का बजट सुनेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर का जब आप वो बजट स्पीच सुनेंगे, तो उसमें वो सबसे पहले क्या करते हैं? he or she proposes the expenditure। क्या वो प्रपोज करते हैं? एक्सपेंडिचर। और फिर उस एक्सपेंडिचर के हिसाब से वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए प्रपोजल्स लेके आते हैं। बेसिक डिफरेंस इज दिस। फिर से एक बार, प्राइवेट बजट में हम लोग पहले क्या करते हैं? प्राइवेट बजट में पहले हमारा एस्टिमेट्स रहता है किसके ऊपर? रिसोर्सेस के ऊपर, इनकम के ऊपर, रिसिट के ऊपर या रेवेन्यू के ऊपर, और बेस्ड ऑन द इनकम, रिसिट और रेवेन्यू, वॉट एवर यू मे कॉल, you decide upon the expenditure supposed to incur. But in case of government budget, the things are reversed. What the things are? यहाँ पे आप पहले एक्सपेंडिचर को प्रपोज करते हैं. You make an estimate of the expenditure to be incurred by the government in different sectors of the economy, and then what you do? You then try to raise the fund needed or the source of those expenditure. Am I clear? आगे बढ़ सकते हैं. अब आइए, जब हम लोग गवर्नमेंट बजट हमने समझ लिया, तो अब आखिर बजट का काम क्या है? व्हाई डू वी रिक्वायर अ बजट? व्हाई डू वी रिक्वायर अ बजट? इसमें जब आप देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन इन सब पॉइंट्स में अगर आप इसको देखिएगा तो सबसे पहला पॉइंट जो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्स और इनकम और वेल्थ में कोई डिफरेंस है नहीं, दे बोथ आर सेम। या फिर आप यहां पर देखिए, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो तीन पॉइंट है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये सब क्या है? एक ही है। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट टू बी प्रिपेयर्ड और प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नाउ व्हाट इज दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ? यहीं पे बहुत सारी चीजें हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया? जो चीजें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं उसको आप दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? हाउ वुड यू डू दिस?
इसके लिए एक सिस्टम है। इसके लिए सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है। और वो जो टैक्स सरकार के पास आता है रेवेन्यू के फॉर्म में, सरकार उन टैक्सेस को जहां चाहती है, जिनके ऊपर चाहती है, जितना चाहती है वो खर्च करती है। सरकार जिसको एम्पावर करना चाहती है उसके ऊपर खर्च करती है। ये क्या हो गया? सरकार ने रिसोर्सेज का, इनकम का, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। राइट? फॉर एग्जाम्पल, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। सरकार क्या दे रही है? सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और सब्सिडी दे रही है। सरकार ओल्ड एज पेंशन दे रही है। सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है। ये सब क्या है? ये सब सरकार के द्वारा किया गया एक उपाय, जिससे वो इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज आर व्हाट? रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे ही सरकार अपने मन मुताबिक रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, it will automatically mean that the resources are what? Are what? Properly allocated. Are properly allocated. Properly मतलब उचित। उचित तरीके से संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट। Am I clear? सरकार फाइन लेती है, फीस चार्ज करती है, राइट? गरीबों के लिए कुछ अलग स्कीम है, अमीरों के लिए टैक्स रेट्स अलग है। आखिर ये क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है, चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, सरकार ये कोशिश करती है कि इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो सरकार की कोशिश ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के सहारे वो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को रोक सके। किसको रोक सके? कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मतलब इकोनॉमी में जो मोनोपोली है, इकोनॉमी में जो बिजनेसेस का मोनोपोली है, उसको रोका जा सके। एम आई क्लियर? इसलिए सरकार बजट के थ्रू ये प्रपोजल्स लेके आती है कि कैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर नेशन। तो दूसरा इसमें मेजर पॉइंट है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, वो है कि यहां पर हम लोग जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। क्या करते हैं? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बजट के थ्रू हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। कैसे? हाउ डू वी जनरेट एम्प्लॉयमेंट? एक छोटा सा एग्जांपल। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मनरेगा। हाँ? मनरेगा इज एन एक्ट passed in the year 2005 with an objective of providing with an objective of providing 100 days employment, 100 days employment, guaranteed employment to rural youths, right? एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देना, यही है ना कॉन्सेप्ट। लेकिन वो जो आप रोजगार दे रहे हैं, वो रोजगार कोई पॉजिटिव काम करवा के दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं। आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। सरकार बजट के सहारे अलग अलग स्कीम्स में एलोकेट है, और से उस स्कीम से लोगों को फायदा होता है, उनका स्किल एनहांस्ड हो जाता है। और स्किल एनहांस होने से क्या होगा? उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। सरकार बजट में प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है, फंड एलोकेट करती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे वहां एजुकेशन का स्तर क्या हो? बेहतर हो। जब एजुकेशन बेहतर होगा, हेल्थ बेहतर बेहतर होगा, और बाकी सारी सुविधाएं बेहतर होंगी, क्या होगा? एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सरकार बजट से कुछ और भी करती है।
सरकार इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करती है। तो जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के ऊपर खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज आएगी। इंडस्ट्री के आने से क्या होगा? इंडस्ट्री के आने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्यों आएगी? तो प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। So those who were unemployed now will get employment because of the proper allocation and the expenditure to be made by the government through budget. Through what? Budget. एक नेक्स्ट और ये भी अच्छा पॉइंट है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड या स्टेबिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एंटरप्राइज? गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनीज के मैनेजमेंट के ऊपर खर्च, उसका बेहतर प्रबंधन कर सकती है बजट के सहारे। कैसे? कैसे कर सकती है? इट कैन डू दिस बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज। प्रोफेशनल लोगों को हायर करके, उनके ऊपर ज्यादा फंड एलोकेट करके, राइट, और पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्रमोट करके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पब्लिक एंटरप्राइजेस का रोल इंक्रीज करके, राइट। पब्लिक एंटरप्राइजेस मींस दोज एंटरप्राइजेस व्हिच आर अंडर द ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार अगर बजट के थ्रू उसको फंड एलोकेट करेगी, उसको काम एलोकेट करेगी, तो कंपनियां अच्छा करेंगी, उसके मैनेजमेंट प्रोफेशनलिज्म आएगा, प्रोफेशनल्स को अगर हायर हायर किया जाएगा तो। लास्ट में है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। बजट के सहारे सरकार इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आती है और स्टेबिलिटी भी लेके आती है। अब ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी का मतलब क्या? ग्रोथ का मतलब हुआ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी। तो सरकार बजट के सहारे अपने वहां जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करती है। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब आउटपुट बढ़ना, आउटपुट बढ़ने का मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, इनकम बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना, राइट। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब आपकी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ता जा रहा है, तो जीडीपी बढ़ने से क्या होगा? आउटपुट बढ़ रहा है। एक तरफ आउटपुट बढ़ रहा है, दूसरे तरफ इनकम भी बढ़ रहा है। ध्यान ध्यान से समझना इस चीज को। आउटपुट भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इनकम भी बढ़ रहा है। तो जब आउटपुट बढ़ता है और इनकम बढ़ता है, आउटपुट बढ़ने का मतलब इकोनॉमी में सप्लाई भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सप्लाई भी बढ़ रही है। जब सप्लाई बढ़, लोगों का इनकम बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, एक पैरिटी आएगा किसके बीच? डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमी का जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, उसके बीच में क्या आएगा? पैरिटी आएगी, एक बैलेंस आएगा। उस बैलेंस से क्या होगा कि जो प्राइस राइज है या सडन प्राइस राइज, सडन प्राइस फॉल, उससे इकोनॉमी बच सकती है। इसलिए हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी में। जनरल प्राइस लेवल, जो जिसको हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं, या होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये स्टेबिलिटी और भी सेंस में है। स्टेबिलिटी कैसे? जब आपकी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो बट नेचुरल आपकी इकोनॉमी में क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो शायद हम लोगों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी, राइट। क्लियर? तो हमारी डिपेंडेंसी ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी ला सकते हैं। किसके थ्रू? बजट के थ्रू। अब आइए बजट को अगर हम लोग मतलब उसके कंपोनेंट्स को देखें, तो बजट का दो कंपोनेंट है। एक रिसेट
और दूसरा एक्सपेंडिचर। एक रिसिट है और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर। अब रिसिट और एक्सपेंडिचर के आधार पे बजट का जो बैलेंस है आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। ध्यान से लाइन को सुनना। रिसिट और एक्सपेंडिचर के आधार पे बजट के बैलेंस को आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बजट का जो बैलेंस है वो 3 हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार का बजट होता है। एक सरप्लस बजट, दूसरा डेफिसिट बजट, तीसरा बैलेंस्ड बजट। पहला क्या, सरप्लस बजट, दूसरा, तीसरा बैलेंस बजट। तो सरप्लस बजट का मतलब नाम से बड़ा क्लियर है, सरप्लस मतलब जहां पे गवर्नमेंट के पास बजटरी रिसिट ज्यादा है और बजटरी एक्सपेंडिचर कम है, तो ये क्या हो गया, सरप्लस बजट हो गया। डेफिसिट बजट क्या है, बजटरी एक्सपेंडिचर ज्यादा, बजटरी रिसिट कम। और बैलेंस बजट क्या हो गया, जहां पर दोनों बराबर है, बजटरी रिसिट इज इक्वल टू बजटरी एक्सपेंडिचर। इसको आप क्या कहेंगे, बैलेंस्ड बजट कहेंगे। जनरली होता क्या है, हम लोग बात करते हैं डेफिसिट बजट की। जब आप इंडियन हिस्ट्री को उठा के देखिएगा, इंडिया में जब से बजट बनना शुरू हुआ तब से लेके अभी तक हम लोग डेफिसिट बजट ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डेफिसिट। तो डेफिसिट बजट बनाने का मकसद या बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि गरीब है, हमारे पास हमेशा शॉर्टेज ही रहा है, हमारे पास पैसा कम रहा है, हमारा खर्चा हमेशा ज्यादा रहा है। इसको समझने का जो नजरिया है, इसको देखने का नजरिया वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट ये कि इसलिए हमारे पास डेफिसिट बजट है क्योंकि सरकार हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रही है, जहां से भी खर्च करे, लेकिन वो खर्च कर रही है। सरकार ये नहीं कह रही कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। सरकार ये नहीं कह रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं कह रही। सरकार ये भी नहीं कह रही है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए हम आईआईएम को बंद कर रहे हैं। सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है पैसा नहीं है फिर भी एक्सपेंडिचर करने को हम तैयार हैं सोशल इंटरेस्ट में। क्योंकि मैंने शुरू में बताया गवर्नमेंट एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। क्या है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। अब अगर ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है तो ये पैसा लाएगी कहां से, ये पैसा लाएगी कहां से, इट विल स्टार्ट बोरोइंग, इट विल स्टार्ट बोरोइंग। वो जो बजटरी डेफिसिट है उस बजटरी डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार बोरोइंग्स करना स्टार्ट करेगी। और यही नतीजा था कि 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके पहले हमारे पास बोरोइंग्स बढ़ता चला गया, डेट बढ़ता चला गया, isn't it? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बजट का ये मतलब टाइप्स था ऑन द बैलेंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिसिट एंड एक्सपेंडिचर। अब यहां पर देखिए दो तरीके का गुड्स दिया हुआ है, एक है पब्लिक गुड्स और दूसरा है प्राइवेट गुड्स। क्या है पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स एक ऐसा गुड्स है जिसको मार्केट के फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, जिसका प्राइस मार्केट डिसाइड नहीं करेगा, डिमांड एंड सप्लाई इसके प्राइस को निर्धारित नहीं करेगा। पब्लिक गुड्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक गुड्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का यह काम है कि वो इन तरीके के गुड्स को बाजार में या इकोनॉमी में उपलब्ध कराए। प्राइवेट गुड्स क्या है, इसके अपोजिट, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं, यहां पे सारा रोल किसका है, मार्केट का है।
मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई, सारी चीजों को तय करेगा। गवर्नमेंट हैज गॉट नो रोल टू प्ले। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और इसके बाद दो तीन टॉपिक है जिसका क्लास को वाइंड अप करेंगे। अगर हम लोग इस तरफ आए, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, आप देखिए कंपोनेंट्स ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, राइट? रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। नाउ व्हाट इज दिस रेवेन्यू? रेवेन्यू बजट क्या है? पहले अगर हम लोग पहले अगर हम लोग बजट को समझे तो मैंने शुरू में ही बताया बजट का दो हिस्सा है, एक रिसिट और दूसरा एक्सपेंडिचर। बजट का दो हिस्सा, एक रिसिट और दूसरा एक्सपेंडिचर। रिसिट में भी रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट। एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग बात कर रहे हैं रेवेन्यू बजट की। किसकी? रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को लिखा जाएगा या उसको डिस्कस किया जाएगा। तो रेवेन्यू आइटम्स क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट का मतलब एक ऐसा बजट जिसमें रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बजट क्या हो गया? कैपिटल बजट का मतलब एक ऐसा बजट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कैपिटल रिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती हो। कैपिटल रिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये सब है क्या, रेवेन्यू रिसिट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसिट? तो रेवेन्यू रिसिट नाम से बड़ा क्लियर है, एक ऐसा रिसिट जो जो रेगुलर हो। जो क्या हो? रेगुलर। जैसे अगर आप पीएल अकाउंट वगैरह बनाइएगा, इनकम स्टेटमेंट बनाइएगा, तो उसमें रेवेन्यू रिसिट होता है। रेवेन्यू रिसिट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा रिसिट जो आप रेगुलर बेसिस पे रिसीव करते हो। तो रेवेन्यू रिसिट का भी मतलब बड़ा सिंपल है। एक, वो बजट के कॉन्टेक्स्ट में, एक ऐसा रिसिट जो सरकार बार बार रिसीव करती हो। क्या करती हो? बार बार रिसीव करती हो। और रेवेन्यू रिसिट एक ऐसा रिसिट है जो ना तो क्या करता हो? रिसिट मतलब आपको पैसा मिलता है, ना तो किसी लायबिलिटी को क्या किया जाता है? रेज किया जाता है, और ना किसी एसेट को बेचा जाता है। ना किसी एसेट को बेचा जाता है। एसेट बेचोगे तब तो पैसा मिलेगा, लायबिलिटी रेज करोगे तब तो पैसा मिलेगा। क्या सुनो? तो रेवेन्यू रिसिट का मतलब एक ऐसा रिसिट जो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता हो, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसका? इससे ना तो कोई आपने लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रेज की हो, और ना ही आपने किसी कैपिटल को या किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ किया हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसिट जो है वो भी आप देखिए दो तरीके का है, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन। अब टैक्स में भी है दो, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू रिसिट का एक मेजर हिस्सा है। क्या है टैक्स? टैक्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या हो गया? एनीबॉडी? दैट पार्ट ऑफ द इनकम, दैट पार्ट ऑफ द इनकम जो हम और आप सरकार के एक्सचेकर में डालते हैं, नहीं चाहते हुए भी। कोई व्यक्ति टैक्स देना नहीं चाहता, देना तो पड़ता है, राइट? यू विल हैव टू पे टैक्सेस, बट नोबडी वांट्स टू। देते क्यों है टैक्स? क्योंकि सरकार को आप क्या करते हैं? पैसा देते हैं इसलिए क्योंकि आप उससे कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं, सरकार आपके ऊपर पैसा खर्च कर पाए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो सके, इसलिए। ये जो टैक्स है,
टैक्स रेवेन्यू ये भी दो तरीके का, एक डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जहां पे टैक्स बर्डन दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर मेरा इनकम है तो टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा, कोई और दूसरा व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। ऐसा थोड़ी ना कि सैलरी मुझे मिल रही है, टैक्स ये देंगे। टैक्स कौन देगा? हम ही देंगे। गुड। बिकॉज आई एम गेटिंग द सैलरी, आई एम गेटिंग द इनकम, so I cannot shift the burden of tax to somebody else. So direct tax revenue means those tax revenue where the tax burden cannot be shifted. For example, income tax, wealth tax, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब जो कंपनियों के द्वारा प्रॉफिट कमाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जहां पे टैक्स बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, where the tax burden can be shifted to others, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। फिर जैसे जीएसटी, है ना, जैसे जीएसटी। अब इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े, नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू? जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू? एक ऐसा रेवेन्यू जो सरकार को टैक्स अदर देन टैक्स सोर्सेस से मिलता हो। तो अदर देन टैक्स सोर्सेस से मिलता, फॉर एग्जाम्पल सरकार फीस लेती है, सरकार फाइन्स लेती है, सरकार कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, उस इन्वेस्टमेंट से उसको इंटरेस्ट मिलता हो या डिविडेंड मिलता हो, राइट? तो हर वो सोर्स तो टैक्स के अलावा सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू। है? तो चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, दोनों कौन सा रिसिट का पार्ट है? कौन सा रिसिट का पार्ट है? रेवेन्यू रिसिट का पार्ट है। इसका पार्ट है रेवेन्यू रिसिट। अब लास्ट टॉपिक बता ही देते हैं, कैपिटल रिसिट। इस छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, छोटा सा है। कैपिटल रिसिट क्या है? कैपिटल रिसिट एक ऐसा रिसिट है जो दो कारणों से होता हो। या तो आपने लायबिलिटी रेज कर ली हो, और फिर या तो आपने रिड्यूस कर दिया हो या सेल कर दिया हो। जैसे अगर सरकार अपने एसेट को किसी कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, वो क्या हो गया? कैपिटल रिसिट। क्यों हो गया कैपिटल रिसिट? क्योंकि एसेट को सरकार ने क्या किया? रिड्यूस कर दिया, राइट? कैपिटल रिसिट प्लस रेवेन्यू रिसिट इज इक्वल टू टोटल रिसिट, इज इक्वल टू टोटल रिसिट। एम आई क्लियर? चलो ठीक, थैंक यू।